कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश इसमें। आज आपकी डे 73 यानी क्रैश कोर्स का डे 73वां है। इसके बाद आपकी जो क्लासेस बचती हैं वो 17 क्लासेस बचती हैं और 17 क्लासेस में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि हम लोग इसको नवंबर मिड तक जो है एंड कर लेंगे, यानी अक्टूबर में दीपावली और जो नवरात्र और दीपावली की जो छुट्टियाँ होती हैं उस टाइम पर मैं अवेलेबल नहीं रहूँगा, तो रेगुलर क्लासेस नहीं दे पाऊँगा। तो उसके बाद नवंबर तक हम लोग इसको मिड नवंबर तक इसको एंड कर लेंगे। पुलिस कांस्टेबल का चूंकि पहला जो एग्ज़ाम है वो यूपीपीएससी करा रहा, वो 18 दिसंबर को संभवतः उसके यहाँ डेट आई है, तो उससे एक आइडिया भी आ जाएगा कि प्रश्न का जो पैटर्न है वो किस तरीके का सही यूपीपीएससी पूछ रहा है, तो हम उसके हिसाब से चलेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोग आज का लिखेंगे, दोआब किसे कहते हैं। ठीक है, नदियों के संबंध में, नदी मैदान के संदर्भ में दोआब का अर्थ लिखिए। दोआब यानी नदी मैदान के संदर्भ में दोआब का क्या अर्थ होता है। दोआब होता है बच्चों दो नदियों के बीच का भाग, यानी जब दो नदियां बहती हैं, जैसे एक नदी ये है एक इधर बहती है, तो इसके बीच का भाग दोआब कहलाता है। ठीक है, तो लिखो दो नदियों के बीच का भाग, दो नदियों के बीच का जो भाग है वो क्या कहलाता है, दोआब कहलाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, पूछता भी है यूपीपीएससी। यहीं पर एक अगला क्वेश्चन है, पंजाब का जो मैदान है, क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था गंगा के मैदान का, सॉरी उत्तर भारत के मैदान, उत्तरी मैदान का निर्माण किन नदियों से हुआ, गंगा, सिंध और ब्रह्मपुत्र। तो वैसे ही एक पंजाब का मैदान है, उसका जो निर्माण हुआ है सिंध और उसकी सहायक नदियों से हुआ है। ठीक है, लिखो पंजाब का मैदान, प्लेन ऑफ पंजाब। ठीक है, पंजाब का मैदान, ये जो पंजाब का मैदान बना है ये किससे बना है, सिंध और उसकी सहायक नदियों से बना है। ठीक है, लिखो सिंध और उसकी सहायक नदियां प्लस उसकी सहायक नदी, उसकी सहायक नदी मतलब झेलम, चिनाब, रावी, सतलज। ठीक है, उसकी सहायक नदियां, उसकी सहायक नदियों से कौन सा मैदान बना है, पंजाब का मैदान बना है। यहीं पर एक नेशनल पार्क दिया है एनसीईआरटी की किताब में, वो है दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क ये पड़ता है अपने आप में यूपी में, उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है, और उत्तर प्रदेश के अंदर लखीमपुर में पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग लिखोगे, दक्कन ट्रैप क्या है, व्हाट इज दक्कन ट्रैप, यानी प्रायद्वीपीय भारत के संदर्भ में दक्कन ट्रैप क्या है। दक्कन ट्रैप बच्चों अपने आप में काली मिट्टी से युक्त एक पठारी क्षेत्र है। ठीक है, लिखो काली मृदा से युक्त, यानी ब्लैक सॉइल मिलती है यहाँ पे। ठीक है, युक्त पठारी क्षेत्र, पठार होते हैं ना, पठार पर्वत, पठार इस तरह से पठारी क्षेत्र अपने आप में क्या कहलाता है, दक्कन ट्रैप कहलाता है। इस चीज़ को आप लोगों को क्या रखना है, ध्यान से रखना है। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है आपका वो लिखना है, 3-4 आपको मैं क्या लिखाऊंगा, वो लिखाऊंगा एक प्रकार से पास। ठीक है, पहले लिखो थाल घाट। ठीक है, थाल घाट अपने आप में पड़ता है बच्चों, ये जो वेस्टर्न घाट है इंडिया के मैप में, आपने ये वाला पोर्शन देखा होगा, ये जो ये वाला पोर्शन है ये वेस्टर्न घाट, यहीं पर एक पास है उसका नाम है थाल घाट है। ये क्या करता है, महाराष्ट्र में है, और ये क्या करता है, मुंबई को नासिक से जोड़ता है। ठीक है, ये है कहाँ पर, लिखो महाराष्ट्र में, और किसको जोड़ता है, मुंबई प्लस नासिक को जोड़ता है। लिखो मुंबई प्लस नासिक के मध्य कौन सा है, अपने आप में थाल घाट। ठीक है, यहीं पर थाल घाट के पास एक दूसरा है, उसका भी नाम आपने लिखना है, वो है अपने आप में भोर घाट, ये भी महाराष्ट्र में है, और ये क्या करता है, मुंबई को पुणे से जोड़ता है। ठीक है, तो लिखो दूसरा भोर घाट, भोर घाट ये जोड़ता है मुंबई को पुणे से, मुंबई को पुणे से क्या करता है, ऐड करता है, यानी जोड़ता है अपने आप पे। ठीक है, और एक तीसरा है वो केरला में पाया जाता है, यानी केरला के पास है, उसका नाम अपने आप में आपको मिलेगा पाल घाट। ठीक है, और ये पाल घाट क्या करता है अपने आप में, तमिलनाडु, केरल और तमिलनाडु के मिड में है ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो लिखो पाल घाट, केरल और तमिलनाडु के मध्य में। ठीक है, पाल घाट लिखो तीसरा, पाल घाट ये है अपने आप में केरल प्लस तमिलनाडु के मध्य, केरल प्लस तमिलनाडु के मध्य कौन सा है, पाल घाट है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। और जो पाल घाट बेसिकली ये जो है अपने आप में ये क्या है, नीलगिरी पहाड़ियाँ व अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच स्थित है। ठीक है, ये किन दो पहाड़ियों के बीच है, नीलगिरी प्लस अन्नामलाई की पहाड़ी के बीच। लिखो नीलगिरी प्लस अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, मलाई पहाड़ी के मध्य, पहाड़ी के
मध्य स्थित है, ठीक है। ये कौन सा? पाल घाट। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपका, वो आता है एक दिफू दर्रा। दिफू दर्रा पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। अगला लिखो, दिफू दर्रा कहां पर है? दिफू दर्रा, ठीक है। क्या लिखोगे? दिफू दर्रा कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। दिफू दर्रा, दर्रा मतलब पास, ही है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद कुछ चीजें आपको मैं बताता हूँ। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी मैं लास्ट क्लास में आपको बता चुका हूँ, जो मैंने आपको बताया था अनाईमुडी। तो अनाईमुडी जो है पश्चिमी घाट की अन्नामलाई की पहाड़ियों में। जैसे मैंने ये पूरा नहीं लिखा था, देखो जैसे आपने लिखा दक्षिणी भारत यानी साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। तो दक्षिणी भारत यानी जो साउथ इंडिया है भारत का, उसमें जो सबसे ऊंची चोटी है बच्चों, वो है अनाईमुडी। कौन सी है? अनाईमुडी। अनाईमुडी लिखा होगा इसमें। और ये जो अनाईमुडी है, ये किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? ये है अपने आप में किसमें? अन्नामलाई की पहाड़ियों का हिस्सा है, ठीक है। लिखो अन्नामलाई पहाड़ी का हिस्सा, अन्नामलाई पहाड़ी, ये रेंज है ना, इसका हिस्सा है। अगर कभी ये पूछता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, तो अन्नामलाई की पहाड़ी का हिस्सा बता दोगे आप लोग, क्योंकि नीलगिरी भी यहीं पर है। तो वहां पे दूसरी सबसे ऊंची चोटी लिखो, जैसे दूसरी सबसे ऊंची चोटी लिखो, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे जो ऊंची चोटी है उसका नाम है बताओ डोडा बेटा। मैंने लास्ट क्लास में बताया था डोडा बेटा। और ये जो डोडा बेटा है, ये किसकी श्रेणी है? नीलगिरी पर्वत पर है। नीलगिरी पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, ठीक है। ये मैंने आपको बता रखा है दूसरी सबसे ऊंची। अब आपको क्या करना है, देखो जो मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा वेस्टर्न घाट ऐसे लिखना, पश्चिमी घाट के प्रमुख पर्वत। अब आपको क्या काम करना है, यहाँ पे आपका काम कहां से शुरू होता है? देखो पश्चिमी घाट की प्रमुख पहाड़ियां लिखो, प्रमुख पहाड़ियां। अब मैंने जो पश्चिमी घाट लिखा है, इसका मतलब समझ पा रहे ना आप? इसका क्या मतलब है, जैसे आप लोग इंडिया का मैप देखोगे, साउथ इंडिया का जो ये पोर्शन है यानी दक्षिणी भारत का, यहाँ पर वेस्टर्न घाट इसको बोलते हैं। यहाँ पर जो ऐसे पर्वत श्रेणी है, ये पूरा का पूरा हिस्सा वेस्टर्न घाट कहलाता है, और ये वाला पोर्शन जो पूरा ईस्टर्न घाट कहलाता है। इनमें अलग अलग पहाड़ियां हैं। तो पश्चिमी घाट की प्रमुख पहाड़ियों के नाम लिखना आपको। एक तो सह्याद्री लिखो, क्योंकि पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी बोलते हैं, ठीक है। कभी कभी सह्याद्री लिखा भी आएगा तो कंफ्यूज मत करना, सह्याद्री। इसके अलावा नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम, ठीक है। क्या लिखोगे? नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम। कार्डमम केरल में पड़ता है, ठीक है। कार्डमम पर्वत पूछेगा कहां पर पड़ता है? केरला में पड़ता है। इसको आदि कर दीजिए। ये कहा कि बच्चों पश्चिमी घाट की प्रमुख पहाड़ियां हैं। ऐसे ही पश्चिमी घाट के अलावा पूर्वी घाट होता है, और पूर्वी घाट का पोर्शन ये वाला कहलाता है, ये। तो अगला लिखो पूर्वी घाट की प्रमुख पर्वत श्रेणियां, पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियां लिखो, ठीक है। जैसे आपने किसका लिखा? वेस्टर्न घाट का लिखा है, ऐसे ही आपको किसका लिखना है? ईस्टर्न घाट का। ईस्टर्न घाट में आता है जवादी पहाड़ियां, पालकुंडा श्रेणी, नल्ला मल्ला की पहाड़ियां और महेंद्रगिरी, ठीक है। तो क्या क्या लिखोगे? मैं इधर ही लिख देता हूं, ठीक है, वहां पे दिखेगा नहीं आपको, तो लिख लीजिए। पहला लिखो जवादी की पहाड़ियां। अब इसको ट्रेस करना आपका काम होगा, इसको पूरा ट्रेस कर लेना कौन सी चीज कहां पर है, तो ये आपके काम आएगी, ठीक है। देखो जवादी पहाड़ियां, जवादी पहाड़ियां ये कहाँ की है? पूर्वी घाट की है, ठीक है। इसके अलावा जो सेकंड है वो है पालकोंडा श्रेणी, पालकोंडा श्रेणी, ठीक है। और पालकुंडा श्रेणी के ही पास एक तीसरा है, उसका नाम अपने आप में मिलता है अन्नामलाई, और पालकुंडा के बाद मिलता है नल्ला मल्ला की पहाड़ियां, नल्ला मल्ला की पहाड़ियां। और लास्ट जो मिलता है वो मिलता है महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी, ठीक है। ये जो सबके सब हैं अपने आप में, ये कहाँ है? पश्चिमी, ये पूर्वी घाट की पहाड़ियां हैं, ठीक है। इसको आप लोग लिख लेना। अगला आपको लिखना है यहीं पर जो कार्बो एंग्लोंग का पठार है, यानी क्या लिखोगे? कार्बी एंग्लोंग पठार। ये कार्बी एंग्लोंग पठार पड़ता है अपने आप में आसाम में। कहां पड़ता है? असम में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, नाकरेक पर्वत कहां है? नाकरेक, ये भी बहुत पूछता है पेपर में कि नाकरेक कहां है। ये है मेघालय पठार में स्थित है, ठीक है, मेघालय में है।
मेघालय में लिख दो, मेघालय के पठार में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना आपको, गारो, खासी व जयंतिया की पहाड़ियां कहाँ पड़ती हैं? गारो, खासी प्लस जयंतिया की पहाड़ियां प्लस जयंतिया पहाड़ियां, ये वहाँ जनजाति भी रहती है, ठीक है। पहाड़ियाँ ये पड़ती है अपने आप में मेघालय में। कहाँ पड़ती है? मेघालय में। गारो, खासी एवं जयंतिया की पहाड़ियाँ कहाँ पर अवस्थित हैं? मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, बरखान स्थलाकृति का संबंध कहाँ है? बरखान नाम की स्थलाकृतियाँ कहाँ बनती हैं? क्या नदी में बनती है? कहाँ बनती है? ये बनती है मरुस्थल में। अब स्थलाकृतियाँ ये ज्योग्राफी का टॉपिक है, अगर मैं डेप्थ में आपको जिस दिन पढ़ाऊंगा, यानी हम लोग फिर ये क्रैश कोर्स एंड करने के बाद डेप्थ में ही पढ़ने वाले हैं। बरखान स्थलाकृतियाँ पाई जाती है मरुस्थलीय भागों में। कहाँ पाई जाती हैं? मरुस्थलीय भागों में बरखान नाम की स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। अगला लिखना है आपको, जो पूर्वी घाट है बच्चों, उसका विस्तार जो है महानदी से नीलगिरी तक है, ठीक है। लिखो पूर्वी घाट, जो मैंने बताया ना अभी, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, ये इसका जो विस्तार है, विस्तार ये कहाँ से है? आपने महानदी सुनी होगी जो बे ऑफ बंगाल में गिरती है, महानदी से नीलगिरी। मैंने ये क्वेश्चन बताया था आपको कि जो पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं वो कहाँ पर मिलते हैं? नीलगिरी में। तो जब आप भारत के ईस्टर्न पोर्शन को देखोगे, सपोज यहाँ अगर आपकी महानदी फ्लो हो रही है तो यहाँ कहीं से अपने आप में पूर्वी घाट है, ऐसे ऐसे जाके यहाँ पर कहीं एंड होता है, यहाँ नीलगिरी है। और इसी प्रकार से ऐसे पश्चिमी घाट है, इस प्रकार से वो भी यहाँ पे एंड होता है, वो नीलगिरी पे जाके मिल जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है पूर्वी घाट का जो विस्तार है वो कहां से कहां तक अपने आप में रहता है, ठीक है। अगला लिखना आपको, न्यूरमूर द्वीप कहां पर स्थित है? बे ऑफ बंगाल में। न्यूरमूर भी लिखा होगा, ठीक है। न्यूरमूर द्वीप कहां पर है? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में है, ठीक है। कौन सा द्वीप है? न्यूरमूर द्वीप है। अगला आपने लिखना है यहीं पर, पिरम द्वीप कहाँ है? खंबात की खाड़ी में, अरबियन सी में, ठीक है। पिरम द्वीप लिखो खंबात की खाड़ी के पास, और खंबात की खाड़ी पड़ती है गुजरात के पास, अरब सागर में, ठीक है। लिखो अगला क्वेश्चन लिखना आपको, पिरम द्वीप, पिरम द्वीप ये कहां पर पड़ता है? खंबात की खाड़ी के पास। खंबात की खाड़ी के पास पड़ता है ये पिरम द्वीप। अगला लिखना है आपको, पूर्वी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग किस नाम से? अब देखो आपको एक काम करना है, कोरोमंडल तट, देखो जैसे क्या है, ये तटों के नाम लिख लेना, ठीक है। इस प्रकार से जैसे भारत का ये देखोगे आप मैप, आपको इसमें क्या दिखेगा? एक कोरोमंडल तट दिखेगा, एक कोंकण तट दिखेगा। तो कोरोमंडल तट ये वाला पोर्शन कहलाता है बच्चों, ये वाला जो तट है ये कोरोमंडल तट कहलाता है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखो आप लोग, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट, ठीक है। ये है अपने आप में कौन सा हिस्सा? कोरोमंडल तट। इसको जो बोला जाता है ये किस भाग में पाया जाता है? तो पूर्वी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग, ठीक है। यानी पूर्वी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग, अभी बताता हूं, पूर्वी तट का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट। यानी ये जो पूर्वी भाग है इसका जो साउथ वाला पोर्शन है, यहाँ कहीं पे आपको कोरोमंडल, अगर आपके पास भारत का प्राकृतिक मैप होगा, फिर जो पॉलिटिकल फिजिकल मैप है, यहाँ पे आपको क्या दिखेगा? कोरोमंडल तट का नाम दिखेगा। इसको आप लोग क्या करोगे? ध्यान में रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना आपको, कुछ बंदरगाह के नाम लिखा रहा हूँ। एक लिखो आप, कांडला बंदरगाह, क्या लिखोगे? कांडला बंदरगाह। यहीं पर आप एक लिखो, नहावा सेवा बंदरगाह, नहावा सेवा बंदरगाह, ठीक है। इसी के नीचे लिखो आप, मारमुगांव पतन या मोरमुगांव बंदरगाह, मोरमुगांव या मारमुगांव भी लिखा होगा, ठीक है। मोरमुगांव या मारमुगांव बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, पाराद्वीप। ये सब के सब क्या हैं? बंदरगाह हैं, ठीक है। इसके बाद तुतीकोरिन लिखो। अगला लिखो, तुतीकोरिन और हल्दिया। क्या क्या लिखोगे? तुतीकोरिन और हल्दिया, तुतीकोरिन बंदरगाह, और अंतिम लिखोगे हल्दिया, ठीक है। ये सब के सब क्या हैं? बंदरगाह हैं। हल्दिया, हल्दिया बंदरगाह पड़ता है बच्चों पश्चिम बंगाल, लिख दो, इसमें वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। वेस्ट बंगाल के तट पे। तुतीकोरिन लिखो तमिलनाडु, ठीक। कांडला बंदरगाह लिखो गुजरात, और इसके ब्रैकेट में लिखो ज्वारी बंदरगाह, गुजरात, इसके ब्रैकेट में लिख दो ज्वारी बंदरगाह का उदाहरण है, ठीक है, ज्वारी। और नहावा सेवा पड़ता है मुंबई में। इसके बाद मोरमुगांव पत्तन पड़ता है गोवा में,
पारादीप पड़ता है उड़ीसा में। ठीक है, ये बंदरगाह आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा बंदरगाह कहाँ पर है, ये आपके पेपर में आता भी है। ठीक है, ये था आपका ज्योग्राफी का पोर्शन। इसके बाद आपका आता है उत्तराखंड का सेक्शन, और आप खुद जानते हैं जब तक आप उत्तराखंड नहीं पढ़ोगे आपकी आत्मा को तृप्ति नहीं मिलेगी। हालांकि अब यूकेपीएससी एग्जाम करा रहा, तो अब आपकी आत्मा को पहले के कंपैरिजन में तृप्ति मिल जाती है, क्योंकि आपको पता है हो जाएगा, इतना हम लोग कर सकते हैं। पहला लिखो, जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान। जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान, विकास संस्थान, ये है अपने आप में चमोली में। कहाँ अवस्थित है? चमोली में। जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? चमोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैली ऑफ फ्लावर्स के लेखक कौन है? फूलों की घाटी के लेखक, वैली ऑफ फ्लावर्स, ये एक पुस्तक है, बहुत फेमस है। किसके द्वारा लिखी गई है? फूलों की घाटी, ये फ्रैंक एम स्माइथ के द्वारा। ठीक है, लिखो फ्रैंक स्माइथ के द्वारा क्या लिखी गई है? वैली ऑफ फ्लावर नामक पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, अगला लिखना आपको, उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान का गठन कब हुआ? उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान का गठन, ये हुआ बच्चों वर्ष 2016 में, और ये है कहाँ पर? गौचर में स्थित है। ठीक है, गौचर कहाँ पड़ता है? चमोली में। इसके ब्रैकेट में लिखो गौचर चमोली, गौचर चमोली में। जैसे भी क्वेश्चन पूछेगा, आप यार होशियार बच्चे हो चुके हो। अगला लिखो, नंदा देवी राजजात यात्रा का अंतिम पड़ाव। नंदा देवी राजजात यात्रा का अंतिम पड़ाव, अंतिम पड़ाव कहाँ है? हेमकुंड है। ठीक है, और ये पता ही होगा आपको कितने किलोमीटर लंबी यात्रा है? 280 किलोमीटर, 280 किलोमीटर लंबी अपने आप पे ये यात्रा है, और प्रत्येक कितने वर्ष में होती है? 12 वर्ष में होती है। ठीक है, 12 वर्ष में एक बार ये यात्रा होती है, नंदा देवी राजजात यात्रा। अगला लिखना आपको, कार्तिक स्वामी का मंदिर कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग में। ठीक है, लिखो कार्तिक स्वामी मंदिर, कार्तिक स्वामी का मंदिर कहाँ है? रुद्रप्रयाग में अवस्थित है कार्तिक स्वामी का मंदिर। ठीक है, अगला देखना आपको, चिपको आंदोलन की शुरुआत कब से हुई थी? 1974 चमोली से। चिपको आंदोलन गौरा देवी द्वारा। ठीक है, कब से शुरू हुआ? 1974। कहाँ से शुरू हुआ? रैणी गांव, चमोली। ठीक है, चमोली, और ब्रैकेट में लिख दो यहीं पे रैणी गांव से, और इससे संबंधित कौन है? अपना गौरा देवी है। ठीक है, इसको आपको पता ही होगा। अगला लिखना है आपको, हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था? सुंदरलाल बहुगुणा जी ने। ठीक है, हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था? सुंदरलाल बहुगुणा जी। हिमालय बचाओ देश बचाओ, हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया? सुंदरलाल बहुगुणा जी लिख दो। ठीक है, SLB लिख दिया मैंने, सुंदरलाल बहुगुणा। अगला देखो, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन लिखना है आपको, लाटू देवता का मंदिर लिखना है। लाटू देवता का मंदिर, ये कहाँ पर है? चमोली में। ठीक है, लाटू देवता का मंदिर किस जगह पर अवस्थित है? चमोली में अवस्थित है। अगला लिखो, हरियाली देवी मंदिर, हरियाली देवी मंदिर, ये कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। ठीक है, रुद्रप्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, रम्माण उत्सव को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल। रम्माण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? चमोली में। ठीक है, यूनेस्को में शामिल कब किया गया? यूनेस्को में शामिल। ठीक है, ये 2009 में किया गया था। ये क्वेश्चन आ सकता है, फिर से आएगा ये क्वेश्चन, इस बार देखना। ये किया गया था 2 अक्टूबर 2009 को। ठीक है, कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2009 को। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला लिख लीजिए आप, नौठा कौतिक उत्सव। नौठा कौतिक उत्सव, ये नौठा कौतिक उत्सव कहाँ मनाया जाता है? चमोली में मनाया जाता है, और पाषाण युद्ध के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, ये भी कहाँ है? चमोली जनपद में,
और किस चीज़ के लिए जाना जाता है, पाषाण युद्ध। सब पढ़ाया है आपको मैंने, अगर आपको ध्यान होगा हर चीज़ पढ़ा रखी है, एक एक चीज़ जितनी मैं लिखा रहा हूँ हर चीज़ आपको बताई गई है, ठीक है। अगला लिखना है आपको, प्रसिद्ध कोटेश्वर महादेव का मंदिर किस नदी के तट पर है, अलकनंदा, ठीक है। लिखो कोटेश्वर महादेव मंदिर, कोटेश्वर महादेव मंदिर ये कहाँ पर है, रुद्रप्रयाग में, और किस नदी के तट पर है, अलकनंदा, ठीक है। अलकनंदा नदी के तट पर कोटेश्वर महादेव का प्रसिद्ध मंदिर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना आपको, गौरा देवी को इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार कब दिया गया था। गौरा देवी को इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार 1986 में, ठीक है। गौरा देवी को लिखो, गौरा देवी को इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार, गौरा देवी को इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था, ये 1986 में, ठीक है। वृक्ष मित्र पुरस्कार 1986 में इनको दिया गया था, किसको, गौरा देवी जी को। हाँ, अगला लिखना आपको केशव प्रयाग। देखो ये पंचप्रयाग में नहीं आता, ठीक है। ये क्या पता ये क्वेश्चन पूछ दे कि कौन सा इसमें पंचप्रयाग में नहीं है, तो केशव प्रयाग पंचप्रयाग का हिस्सा नहीं है, और ये केशव प्रयाग जो है सरस्वती और अलकनंदा के संगम पर है, ठीक है। सरस्वती प्लस अलकनंदा। फिर आएगा इस बार आपका देखना ही पंचप्रयाग में से यूकेपीएससी क्वेश्चन पूछेगा। जब आप आते हैं, आप जब इस प्रकार से अलकनंदा नदी को फॉलो करते हैं, ठीक है, तो अलकनंदा नदी जैसे जैसे फॉलो करोगे, सबसे पहले आप लोग देखोगे वो अलग अलग हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, इसके अलावा आप लोगों ने एक प्रयाग और सुना होगा, कौन सा, रुद्रप्रयाग, इसके अलावा देवप्रयाग आपने सुना होगा, और एक विष्णुप्रयाग। मतलब आप पूरे रूट को फॉलो करते हैं। तो अलकनंदा नदी, ये सपोज ये अलकनंदा नदी है, आपको पता चल जाएगा। जैसे ये अलकनंदा बह रही है, सपोज ये क्या बह रही है, अलकनंदा, अलकनंदा अगर ये बह रही है, ये नदी हमेशा कॉमन है, ठीक है। अब आप यहाँ पे आ जाइए, कौन सा, ये सपोज आपका देवप्रयाग का हिस्सा है, ये वाला अगर आपका कौन सा हिस्सा है, यहाँ पे आए ना, ये अगर आप देवप्रयाग है तो ये डी लिख दिया मैंने, ठीक है। देवप्रयाग है तो ये अलकनंदा नदी तो कॉमन है। यहाँ से कौन सी नदी आई इनके साथ, भागीरथी। तो अगर आपसे पूछता है भागीरथी, तो ये देवप्रयाग किस नदी के किनारे है, तो मतलब किस नदी, किस संगम पे है, अलकनंदा और भागीरथी, क्योंकि यहाँ से आगे जाने पे गंगा बन जाएगी, ठीक है। इससे पहले देवप्रयाग से कुछ पहले आप चले जाओ, आपको रुद्रप्रयाग देखने को मिलेगा, रुद्रप्रयाग, ठीक है। अलकनंदा तो कॉमन है, यहाँ पे नदी आ जाती है मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी आ जाती है, ठीक है, ये पता ही होगा। उससे पहले अगर आप देखोगे तो आपको क्या देखने को मिल जाता है, ये नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग, ठीक है। सपोज ये विष्णुप्रयाग है, कौन सा, विष्णुप्रयाग है, तो विष्णुप्रयाग किस में है, अलकनंदा कॉमन है, धौली गंगा, यानी जो आप वेस्टर्न धौली गंगा कहते हैं, विष्णु गंगा भी कहते हैं उसको, ठीक है, धौली गंगा, या इसी को विष्णु गंगा भी आप लोग बोलते हैं, तो वो विष्णुप्रयाग हो गया। और जैसे अगर आप नंदप्रयाग या कर्णप्रयाग पे आएंगे तो कॉमनली आपका बन जाएगा नंदप्रयाग है, नंदप्रयाग, ठीक है। तो नंदप्रयाग में एक नदी कॉमन होगी अलकनंदा, दूसरी नंदप्रयाग में कौन सी होगी, नंदाकिनी, ठीक है। तो नंदाकिनी प्लस कौन सा हो जाएगा, अलकनंदा। और एक जैसे कर्णप्रयाग है, क्या है, कर्णप्रयाग। अगर आप कर्णप्रयाग को फॉलो करेंगे तो अलकनंदा नदी कॉमन हो जाएगी, साथ में पिंडारी हो जाएगी, ठीक है, पिंडारी नदी। तो सिंपली आप बहुत इजीली इसको कर सकते हैं। अलकनंदा नदी हर प्रयाग में कॉमन है, आपको सिर्फ ये याद रखना है, एक धौलीगंगा या विष्णुगंगा, दूसरा आपको ये याद रखना है पिंडारी, एक जगह आपको नंदाकिनी, एक जगह मंदाकिनी, एक जगह भागीरथी। तो ये 5 के 5 प्रयाग आपको लिखने को मिल जाएंगे, देखने को। बट ये केशव प्रयाग को मत रखना है इसमें, ठीक है। केशव प्रयाग जो है पंचप्रयाग में नहीं गिना जाता है, ये आपको पता होगा, ठीक है। अगला लिखना आपको, मैती आंदोलन की शुरुआत कब से हुई थी, पर्यावरण से संबंधित है, ठीक है। मैती आंदोलन ये हुआ था बच्चों 1996 से। कल्याण सिंह रावत जी का इसमें रोल है, ठीक है, कल्याण सिंह रावत जी द्वारा, लिखो कल्याण सिंह रावत, वृक्ष लगाने से संबंधित है, ठीक है। अगला लिखना आपको, लिंगा ताल व आंचरी ताल किस जनपद में है, चमोली में। आंचरी ताल कहाँ है, चमोली में अवस्थित है। कौन सा ताल, लिंगा ताल व आंचरी ताल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना आपको, नीलकंठ पर्वत और हाथी पर्वत भी कहाँ है, चमोली में, लिखो नीलकंठ प्लस हाथी पर्वत, ये भी किस जगह पर पड़ता है आपका,
चमोली जनपद में पड़ता है। ठीक है, और लास्ट के आज की 2 क्वेश्चन लिखना है आपको। एक लिखो अन्नकूट मेला लिखना है आपको, और बद्रीनाथ की शीतकाल में बद्रीनाथ की पूजा लिखो जोशीमठ में। ठीक है, एक अन्नकूट मेला लिखो आप लोग रुद्रप्रयाग में। अन्नकूट मेला कहाँ लगता है? रुद्रप्रयाग। और अंतिम क्वेश्चन लिखो जो मतलब बद्रीनाथ जी की शीतकालीन पूजा लिखो। बद्रीनाथ जी की शीतकालीन पूजा स्थल कहाँ है? जोशीमठ। ठीक है, कहाँ पे होती है? जोशीमठ में। अब देखो, जैसे मैं आपको यहीं पे एक क्वेश्चन बता देता हूँ कि क्या पूछेगा आयोग। जो ये हमारे 4 के 4 धाम है उत्तराखंड के, कौन कौन से के, चाहे गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, या फिर आपका बद्रीनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इनकी शीतकालीन पूजा स्थल आपको कंफर्म होनी चाहिए। ये कि सबकी शीतकालीन पूजा कहाँ पे होती है, और इनकी हाइट, जो आपके धाम है, सबसे ज़्यादा हाइट पे कौन सा है, सबसे न्यून हाइट पे इन चारों में से कौन का है। यानी इनके अरेंजमेंट आपको पता होना चाहिए कि वो किस अरेंजमेंट में आएंगे, कि ऊंचाई का क्रम क्या होगा। ठीक है, ये था आज आपका डे 73। ठीक है, होपफुली ये जो चीज़ है ये आपके समझ आई होंगी। आप लोग इसको रिवाइज कर लेना, और हम लोग बहुत जल्दी इसको अब क्या कर देंगे, एंड कर देंगे। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।